तो आज मैंने किया पुश वर्कआउट, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। आज बहुत दिनों के बाद में बैंगलोर में थोड़ी सी बारिश हुई, बट इवन दो बारिश हुई एंड मौसम ठंडी है थोड़ी बहुत, फिर भी आज इतना ज़्यादा पसीना निकला। चेस्ट वर्कआउट स्पेशली, मतलब पुश डे के दिन आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो तो ये पूरा भीगा हुआ था टी शर्ट। ये मैं ही हूँ, आईना ही है। तो ये है मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड बाय द वे, ये जो मैंने लिया है छोटा सा, जिसको पकड़ कर मैं वीडियो शूट करता हूँ बैठकर उस कहाँ से, और ये इस वाले पे जो ये आ रहा है ना सामने दिख रहा है वो वहाँ पे उस स्टेशनरी बाइक पर बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इतनी मतलब अच्छी खासी ठंड, अच्छी खासी रही तो नहीं, बट ओवरऑल नॉर्मल ओके वेदर है। बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी क्या मतलब बेसिकली पसीना ज़्यादा इतना ज़्यादा निकला। सी, पसीना इज़ नॉट अ मापदंड, मेजरमेंट ऑफ योर हार्ड वर्क। पसीना निकलता है, आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि पसीने का काम जो होता है वो थर्मो रेगुलेशन का होता है, एंड बहुत सारे और भी चीज़ों के लिए होता है, बट जो मेन पर्पस है पसीने का वो थर्मो रेगुलेशन है। ठीक है, थर्मो मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन। आपको अगर गर्मी लगती है और कंट्रोल से बाहर होता है तो बॉडी स्वेट रिलीज़ करती है, बिकॉज वो लिक्विड है, और जब भी उस पर हवा लगता है तो आपकी बॉडी को ऊपर से टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल करता है। तो पसीने का काम सिर्फ इतना है। एंड आइडियली जिनको भी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, जनरली उनको पसीना भी ज़्यादा आता है। और एक बात, किसी को अगर ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि कोई मेहनती है या फिर ज़्यादा फैट लूज़ कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बॉडी में हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, या फिर जो पोर्स, मतलब बेसिकली स्वेट किसके कितने निकलेंगे, किसका कितना बॉडी स्वेटी होगा, वो प्री डिज़ाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान के से कंपेयर करो जिसका स्वेट ग्लैंड ज़्यादा है, आप उससे कंपेयर करो कि मेरा पसीना नहीं आ रहा। क्योंकि जिम में आज भी 2024 अप्रैल, आज के समय में भी मैं ये सुनता हूँ काफ़ी लोगों से ये कहते हुए कि, बाय द वे किसने कहा वो भी बता देता हूँ, जो ट्रेनर था वो कह रहा था एक्सरसाइज करो, पसीना निकलना चाहिए। और ये सुनकर टू बी वेरी फ्रैंक मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा कि कोई कहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एजुकेशन या फिर मतलब सर्टिफिकेशन, क्वालिफ़िकेशन, ये चीज़ें, बट कुछ चीज़ें होती है ना जिसके वजह से आप कुछ कह जाते हो। सी, वर्थ कैसे डिसाइड किया जाता है वो बात की बात है, बट आइडियल केसेस में क्या होता है, जब कोई ये कह देता है कि एक्सरसाइज करो, अगर पसीना नहीं आ रहा तो एफ़र्ट काफ़ी नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उन लोगों को स्पेसिफिकली, अगर जिम में कोई एजुकेटेड क्लास आ रही है, अगर उन्होंने गूगल भी किया होगा ना, अगर उनको गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू, किसी भी ज़रिए से अगर ये पता हो चला हो कि स्वेट ग्लैंड पर डिपेंड करता है ये चीज़ें, ना कि एक्सरसाइज, आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर एयर कंडीशनड है, और दूसरी वो भी चीज़ है कि एयर कंडीशनिंग क्यों चाहिए, राइट। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, बेसिक मिथ्स हैं, जिनकी वजह से लोग अपने आसपास के जिम या लोकल जिम जाना पसंद नहीं करते। अब कोई ऐसा क्लास है, वर्ग, बेसिकली ऐसा कोई वर्ग क्लास के लोग हैं जो हु आर अर्निंग वेल। अब उनको चाहिए कि एक सही जिम हो। सही जिम से मेरा मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे मिथ ना फैले हुए हों। स्पेसिफिकली ट्रेनर्स में, अगर वहाँ पे कोई हेल्पर भी है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई हेल्प भी कर रहा है, इवन विद विद लिफ्टिंग वेट्स, या फिर गाइड करने के लिए जो जनरल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। मेरा खुद का फ्रेंड है जो आज नेशनल लेवल पे एज अ कोच काम कर रहा है। वो खुद भी एक समय में, आई एम रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो कुछ लोगों में से ऐसे लोगों में से है जो एक्सट्रीम एफ़र्ट लगाता है, एक्सट्रीम एफ़र्ट, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एफ़र्ट लगाता है। और उस बंदे ने भी अपनी ज़िंदगी के कई साल उस हेल्पर की कैटेगरी में, या फिर सपोर्ट या जनरल ट्रेनर की कैटेगरी में उसने काम करा है।
तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी किसी की ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी बदल जाती है। एंड 10 अनजान लोग, 10 ऐसे लोग जो जिम आते तो हैं, 1 महीने आते हैं, 1 महीने नहीं आते, उनको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दो, बट किसी का करियर जो जेन्युइनली बनाना चाह रहा है उसका बन जाए तो अच्छा है। ये कंपैरिजन अच्छी बात नहीं है। क्या पता 10 लोग जो आ रहे हैं, जो 1 ही महीने आते हैं, उनका, क्योंकि ऑनेस्टली मैं खुद जब मैंने 2-4 चीज़ें जनरल ट्रेनर से या फिर ट्रेनर के मुंह से सुनी, तो मुझे लगा कि सी ऐसा नहीं है कि अगर आपको जिम खोलना है तो वो प्री रिक्विजिट है कि आप कंप्लीटली क्वालिफाइड हो, वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ही जिम का हो। बट अगर हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आज के टाइम पे इतने सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जिनका बेसिक क्वालिफ़िकेशन भी होता है। अगर आप उसको भी हायर करते हो ना, तो भी आप उसको 15,000 रुपये से ऊपर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, आइडियली बिना किसी को पता हुए। प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि फ़िज़ीक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इसकी फ़िज़ीक अच्छी है तो ये भैया मेरी बॉडी बनवा देंगे। वो भैया कह रहे हैं कि पसीना नहीं निकलेगा तो वर्कआउट क्या वो भैया कह रहे हैं आर्नोल्ड प्रेस करो, वो भैया कह रहे हैं। तो जो भैया है ना, वो जस्ट बिकॉज उन्होंने बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक की बॉडी वैसी बनेगी। सी आई एम नॉट प्रमोटिंग पीपल हु आर नॉट पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स इन अपनी बॉडी बनाने के लिए। एंड ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज उसके पास में वो नॉलेज नहीं है एंड उसके पास में वो फिज़िक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, आज के टाइम पे कहते हैं ना, वो समय हमेशा आता है हर बिज़नेस में, हर फील्ड में। स्पेसिफ़िकली अगर हम फिटनेस की बात करें, ये भी कभी ना कभी वो रेगुलराइज्ड होगा, राइट। एंड जब वो रेगुलराइज्ड होगा तो वो टफ़ कॉल्स लिए जाएंगे कि अगर ये नहीं हुआ क्वालिफ़िकेशन तो आप ये नहीं कर सकते। आज के टाइम में ऑलरेडी जितने भी वेल नोन जिम्स हैं, जैसे गोल्ड जिम हो गया, कल्ट जिम हो गया, एनी टाइम फिटनेस है। हालांकि कल्ट जिम में तो अभी भी मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, उनके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है बट फिज़िक उन्होंने बना ली है। एंड उनका ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि कौन ही आकर मुझे पूछने वाला है, या फिर कौन ही मेरे बंदे को आकर पूछेगा आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं। उसको हम जनरल ट्रेनर के कैटेगरी में रख देते हैं। अगर पर्सनल ट्रेनर ये बैक कर सका तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसे सर्टिफिकेशन तो कौन ही मांगेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अगेन, ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति के पास में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है उसने सर्टिफिकेशन नहीं किया बट वो नॉलेज उसने गेन करने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करी है। फॉर अ जनरल ट्रेनर वो काफ़ी हद तक क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाइड है। एटलीस्ट वो मिथ नहीं फैलाएगा कि ये करो, ऐसा नहीं करो, वो करो, ऐसी चीज़ें जिसके वजह से अगर कोई बंदा बचपन से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी टीयर 2 सिटी या टीयर 3 सिटी की हम बात करें, या गांव की बात करें, या टाउन्स वगैरह की बात करें, जहाँ पे बच्चे हमेशा बॉडी वेट से हमेशा जो है पेड़ पे झूलते रहे हैं, कोई एक्सरसाइज ऐसा कर लिया जिसमें बॉडी वर्कआउट चल रहा है, और वो होता है ना चापा नल मारकर पानी निकाल रहे हैं, है ना, कुएं से पानी निकाल रहे हैं। सी ये करते हुए ये कंपाउंड मूवमेंट्स है, आपके जॉइंट्स, आपके मसल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उसमें एक 10 केजी या 15 केजी के डंबल से शोल्डर प्रेस करने पे आपको इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर हैं, कंपेयर टू अ सिटी बॉय जिसने कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह नहीं की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पीटी स्कूल में 1 2 3 किया होगा। उस व्यक्ति को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द एज ऑफ 30 या 35 कि वहाँ पे ये उससे एक्सपेक्ट नहीं ना किया जाए कि भाई 10 किलो से तेरा क्या हो जाएगा। बहुत हो सकता है कुछ, अगर गलती से हाथ बेंड हुआ तो उसका ख़त्म कहानी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मसल्स जा रहे हैं। एंड ये जो है ना शोल्डर, 2 जॉइंट हैं जिसको ट्रू जॉइंट्स कहा जाता है, बाय द वे शायद 2 हैं, दोनों को ही कहा जाता है। एक हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट। पर हिप जॉइंट में आप, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए है बाय द वे, ठीक है, हिप जॉइंट, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस्ड है तो उसकी मोबिलिटी कम होती है। आप पैर को ऐसा घुमा नहीं सकते जितना आप हाथ को घुमा सकते हो, करेक्ट। इसीलिए ये जितना ज़्यादा मोबाइल है, यानी कि जितना इसके लिए इसके पास मोबिलिटी है, उसी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो मात खा जाती है, तो ये अंडरलाई कर जाता है। अंडरलाई वर्ड सही है, एनीवेज। तो आप समझ गए होगे ना कि 90% अगर मोबिलिटी है तो 10% स्टेबिलिटी है। ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
एंड अगर कोई भी जिम है, जनरली जो जिम की फ़ीस 2000, 2500 या फिर 6 महीने के 10,000 ऐसा कुछ होता हो, उसमें आइडियल केसेस में ना आज के टाइम भी वो लोग आ रहे हैं। प्रॉबली उन्होंने अपने 10 साल के लाइफ में, अगर वो 30s में है, अपने 10 साल में बहुत ही कम ट्रेनिंग करी होगी या तो फिर कभी ट्रेनिंग नहीं करी होगी, बट एटीट्यूड फुल ऑन रहेगा कि 20 किलो का उठाएंगे, 10-5 क्या होता है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्लाइंट भी थोड़ा बेवकूफ़ी करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब आप कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज क्लाइंट बेवकूफ़ी कर रहा है, आप भी बोलोगे 50 किलो उठा के दिखा, दम है तो उठा के दिखा। अब उसको इंजरी होगी, है ना। आप जिम ओपन करते हो, जब आप बिज़नेस चला रहे हो, इसको, जिम को, स्कूल को बिज़नेस की तरह, एंड और क्या है, जितनी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोली जाती हैं, उससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो सकता है लोगों को अगर प्रॉपरली ध्यान ना दिया जाए। एंड 99% केसेस यहाँ भी प्रॉब्लम है कि क्लाइंट आते ही कुछ अलग माइंडसेट से हैं कि आज आए, यहाँ फ़ी पे किया, आज ही बॉडी बनाकर बाहर निकलेंगे, सीबम बनकर निकलेंगे, सीबम निकल जाता है उनका। तो इसीलिए समझने की ज़रूरत क्लाइंट को भी है। तो ये वीडियो अगर किसी ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है जो फिटनेस लाइन में भी हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा कि आप, कहते हैं ना कि अगर माँ बाप हैं और बच्चे उनके सामने जब वो छोटे होते हैं या फिर टीनेज में होते हैं, तो वो अपने माँ बाप को बहुत बेवकूफ़ समझते हैं कि इनको तो कुछ नहीं पता, ये मुझे क्या सिखाएंगे। बट वो 30s में जाने तक समझ में आता है कि उनको माँ बाप को तो बहुत पता है, बट माँ बाप वहाँ पे कंट्रोल में रहते हैं ना, है कि नहीं। और जो माँ बाप उस समय रिस्पेक्टफुली कंट्रोल में रहकर बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चों के अंदर में उनको लेकर लेटर स्टेज पे बहुत गर्व होता है। बट जो माँ बाप बचपन में ही थप्पड़ लगा दे या फिर सही से अगर हैंडल नहीं कर पाए, तो उनके, जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है, बच्चे उनसे या तो डरेंगे, रिस्पेक्ट उस लेवल का नहीं होगा। मारने की वजह से नहीं, गलत किया है, मारा है, तो बड़े होकर, जैसे मैं गलत किया है, मार खाया हूँ, तो रिस्पेक्ट है। बट अगर आप कुछ भी करने, मतलब कुछ भी नहीं कर अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, उसके लिए आप मार खा रहे हो, तो 110% आप एक समय में जाकर आप डरोगे बट रिस्पेक्ट नहीं करोगे। करेक्ट। आप उस तरीके से, जो ट्रेनर्स हैं उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आप भी उसी तरीके से, भले ही वो आपको आज बेवकूफ़ समझे, कुछ भी समझे कि इसको क्या पता होगा। लोग, हम हर इंसान अपने आप को बहुत तुर्रम खां, 30 मार खां समझता है। इट्स ओके। आपको किसी को इमीडिएटली नहीं बता देना है कि देख मैं कौन हूँ। करेक्ट। आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस तरीके से काम रह सकते हो, और क्या वर्ड जो भी हो सकता है, पॉइज्ड रह सकते हो, अपने माइंड में कंट्रोल रख सकते हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो। एंड प्रोफेशनली आप अगर जिम के अंदर हो तो उस हिसाब से आप वो नॉलेज पास ऑन करो, वो अपना जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है आप उसको पास ऑन करो। आगे वाला समझे नहीं समझे वो बात की बात है। जिम आया है, पैसे दिए हैं उसने, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा भी कि आप उसको थोड़ा सा गाइडेंस हो। याद रखना, उसके क्लाइंट के बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि आज ही सी बम बनकर निकलेंगे। और जो लोग ये सोच कर आते हैं, जनरली वो 90% ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीने भी नहीं आते, या 2 महीने, 3 महीने, या 1 साल का पैसा देकर कभी नहीं जाते, जैसे कि मेरा कज़न। तो ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही किसी आइडियल को देख कर आते हैं कि मुझे इस तरह बनना है, एंड बट उनको ये नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा, बट उनका गोल है। उनका ये नहीं है कि आज बनना है, कल बनना है, उनका है कि बनना है। और वो आते हैं इनिशियल स्टेजेस पे 20 साल की उम्र में, 15, 16, 17 साल की उम्र में, एंड वो एक लेटर ऑन स्टेज पर वो फिजिक जो है वो डेवलप कर पाते हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल उनको लगता है। एनीवेज, मेरा ओवरऑल कहने का यही मतलब था कि हमें मेजरली अपने को प्रायोरिटाइज़ करना है कि हम एक हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट में भी एक्सरसाइज करें। नंबर 1, अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रोबेबली मुंबई, राजस्थान, इवन झारखंड, बिहार, यूपी, जहाँ पे गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर जा सकता है। आई थिंक 45 के प्लस ही जाता होगा।
एंड वहाँ पे लू वगैरह भी लगता है ना। तो उस सिचुएशन में आप ऐसे जिम अगर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जा रहे हो तो इट्स टोटली फाइन, बट अगर आप कोई और टाइम जा रहे हो 8 बजे 9 बजे सुबह या शाम के 5-6 बजे कभी भी, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्टेड होगा कि आप ऐसे जिम में जाओ जहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो। बिकॉज़ बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो, मैंने शायद एक वीडियो में बताया था, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो जो आपका ब्लड प्रेशर है, मतलब जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो किक इन हो सकती है, आप सडनली फेंट हो सकते हो। और उस सिचुएशन में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आप फेंट होकर गिरोगे कहाँ, किसी भी डंबल पे गिर गए, टेबल के एज पे गिर गए, इक्विपमेंट के एज पे गिर गए तो डेथ हो सकती है ना। तो वो चीज़ बहुत रिस्की है। आप फेंट तो हो गए, लोग बेहोश होते हैं, बट होश में भी तो आना है। बट उससे पहले अगर ऐसा कोई डैमेज हो जाए जिससे आप वापस ही ना आ सको तो फिर तो कहानी ख़त्म। इसीलिए ये बहुत रिकमेंडेड है अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, में रहते हो, तो आइडियल सिचुएशन में आपको ये चूज़ करना चाहिए कि आप एक ऐसे जिम में जाओ जहाँ पे आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, नंबर 1। सेकंड, आप जब भी एक्सरसाइज करने जाते हो, फॉर क्लाइंट्स जो जैसे क्लाइंट का कोई जिम जा रहा है, उनको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आज के टाइम पे जितना नॉलेज फ्री में अवेलेबल है ना, इतनी पूरी दुनिया में किसी भी ज़माने में नहीं हुआ करते थे इंटरनेट की वजह से, राइट। तो इंटरनेट जितनी तरीके से डेंजरस है लोगों के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो। ऑलराइट, आपको सबसे पहले गूगल, यूट्यूब करना क्या है, पहले तो आपको समझना है कि बॉडी में मसल्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। नाम नहीं जानना, आपको जानना है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आप एटलीस्ट 5 से 6 दिन, हर दिन 1 घंटे या 2 घंटे, जितना आपको टाइम लगाना हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने की जगह में आप 1 घंटा भी अगर आप स्पेंड करोगे तो बेयर मिनिमम आप अगर अपनी बॉडी की एनाटॉमी समझोगे कि ये मसल कहाँ है, ये मसल क्यों है। कोई कहेगा कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, ठीक है, ओवरहेड 50 तरह के एक्सरसाइज है, डंबल्स हैं, स्कल क्रशर लेट कर है, उसके बाद में केबल से है, रोप से है ना। तो इतने सारे एक्सरसाइजेज हैं। फिर ये हैं कि आप पुश डाउन करते हो ट्राइसेप से, केबल से करते हो, रॉड से करते हो, इतने सारे एक्सरसाइजेज हैं। फिर बेंच डिप्स है, बेंच नहीं तो पैरेलल बार डिप्स है। तो अब इसमें से कौन सा करें, क्यों करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर हमें ना पता हो तो हम कोशिश करते हैं सारे कर लें, और सारे कर लेने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी को स्टिम्युलस ओवर मिल जाता है। मसल कितना बेयर कर सकता है, आप कितना ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हो। एक बार जब आप एनाटॉमी समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा ट्राइसेप में 3 हेड है, सबके मतलब ट्राइसेप में 3 हेड है, यहाँ है, यहाँ है। अगर मुझे ये करना है, अगर मुझे इस एरिया वाले मसल को ट्रेन करना है तो मुझे एक एंगल में ट्रेन करना है। अगर मुझे इस साइड जो लॉन्ग हेड जो नीचे होता है, नीचे की तरफ जब हम ऐसे हाथ रखते हैं तो दिखता है, उसे अगर ट्रेन करना है तो हमें सर के पीछे जाना है और हमें हाथ को एक्सटेंड करना है। ये जब बेसिक चीज़ें आप समझोगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये भी मारो। अब मैंने देखा है जिम में कुछ लोग सारे ओवरहेड ही करके जा रहे हैं, सारे ओवरहेड मतलब सारे एक्सटेंडेड। तो जो लैटरल हेड है ट्राइसेप्स का, वो किसी ने ट्रेन किया ही नहीं उसमें, तो वो मिस हो रहा है। तो आपका अनइवन सा आपको पता चलेगा कि ये हेड जो है वो ट्रेन नहीं हो रहा। एंड वो एक न्यूबी है, बिगिनर है, तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे सिमेट्रिकल डिफरेंसेस दिखेंगे एक ही हाथ के अंदर भी, या फिर एक साइज़ बड़ा। मैंने देखा है बहुत लोगों को ये जो अपर लैट्स होते हैं इतने ज़्यादा बाहर होते हैं, और जो बाकी का जो पोर्शन होता है वो ट्रंक जो है वो पेड़ के लॉग की तरह एकदम पैरेलल होता है, बहुत ही कार्टून सा दिखता है। क्यों? क्योंकि मेजरली एक ही तरीके से करना, क्लोज लेके आकर हाथ को नहीं करना, जिससे लैट्स की जो लोअर पोर्शन है वो स्ट्रेच हो सके, वो ट्रेन हो सके। अंडर हैंड ट्रेन नहीं करना, रीज़न पता नहीं क्यों। तो क्यों नहीं करने का रीज़न मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ। बट अगर आपको पता हो बेसिक एनाटॉमी तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि मुझे करना है तो क्यों, क्या मैं ये सारे एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ जो मेरे इतने सारे मसल्स को ट्रेन कर रहा है। अब जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेस करने हैं।
क्या मुझे 10-10 एक्सरसाइज करने एक मसल को ट्रेन करने के लिए, उसके बाद वो जाना है। आप ट्रेनिंग करते रहो, पहले शुरू करो ये जानना, बेसिक मसल एनाटमी समझ जाओगे, सब कुछ नहीं जानना है। ये नहीं जानना है कि ओरिजिन कहाँ है, इंसर्शन कहाँ है, मतलब बाइसेप हेड है यहाँ से निकल के यहाँ आता है। बाइसेप जो है ऊपर वाले बोन तक जाता है, बाय द वे ये वाले हाथ की जो हड्डी है ना उसके ऊपर वाले तक जाता है, तो वहाँ से निकल कर कहाँ जा रहा है। एक है जो नीचे जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं जाननी है, आपको जानना है कि कितने हेड हैं, कहाँ कहाँ कितना लेंथ है, किस एंगल पे ये ट्रेन होता है। जब आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर आपका कोई खुद नहीं काट सकेगा। बेसिक मेरा पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो आज का प्रवचन है ये इतना ही है। बाकी का जो प्रवचन होगा वो हम परसों मिलकर डिस्कस करेंगे, प्रॉबेबली मंडे को। कल तो संडे है। आज मैंने प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया। मैं गया था एब्सोल्यूट बारबेक्यू, वहाँ पे मैंने खाया बहुत ज़्यादा प्रोटीन। आई थिंक 2000-2500 कैलोरी तो बेर मिनिमम हुआ ही होगा। हाँ, डेफिनेटली। बट वही है कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रॉबेबली आज घर जाने के बाद में सिर्फ वे प्रोटीन पीकर मैं काम चलाने वाला हूँ, या फिर अगर वे प्रोटीन नहीं तो 4 से 5 अंडे। थोड़ा सेशिएटिंग रहेगा क्योंकि वे प्रोटीन तुरंत ही 15 मिनट में 20 मिनट में एब्जॉर्ब होता है, तो 12 बजे 1 बजे शायद भूख लगने लगे। उससे बेटर है मैं अंडे खाऊं, तो वो भी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। बट क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब आपको शायद मैं ये समझा ना पाऊँ, कभी किसी दिन लंबे टॉक्स में ये समझाऊंगा। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि वो थोड़ा सा फुलफिलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि वो ये ना वे प्रोटीन है, ठीक है। समझा ही देता हूँ, ये ना प्रोटीन है, ये ब्रोकन डाउन है, ये ना फूड है, ठीक है। ये ब्रेक होकर प्रोटीन बनेगा, ये ऑलरेडी प्रोटीन में ब्रोकन डाउन है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये फूड है, उसको डाइजेस्ट होना है, इससे और भी न्यूट्रिएंट्स इधर उधर है। अगर एग वाइट्स भी खाऊँ तो उसको ब्रेक होकर प्रोटीन बनना पड़ेगा, एंड देन वो मसल यूज़ करता है। तो वो फूड है, तो थोड़ा सेशिएटिंग होगा, बेसिक आइडिया, ठीक। तो ये प्रवचन, मतलब इसके आगे जो डिस्कशन होगा वो मंडे को करेंगे, तो मिलते हैं मंडे को।